एसएससी सीजीएल क्या है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है, इसमें वैकेंसी हर साल कितनी आती है, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है, इसमें एज क्राइटेरिया क्या होता है, आप कौन कौन से डिपार्टमेंट में यहाँ पे काम करते हो, आपको सैलरी कितनी मिलती है, इसमें एग्जाम पैटर्न क्या होता है भाई, इसका सिलेबस क्या क्या होता है सारे सब्जेक्ट में, इसकी तैयारी हम कैसे करके एक बार में निकाल सकते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, इसमें मॉक टेस्ट हम कहाँ से लगा सकते हैं, इसके लिए बुक हम कौन सा पढ़ सकते हैं, आपको सारा डिटेल इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप एसएससी सीजीएल का नाम पहली बार सुन रहे हो ना, तो इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि एसएससी सीजीएल एग्जाम है क्या और इसको हम कैसे एक बार में निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट में आपको ज्वाइनिंग चाहिए, उसमें आपको जाना है, उसका तैयारी करना है, तो एसएससी सीजीएल के बारे में जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी एग्जाम के थ्रू आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जा सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर जैसे पोस्ट को अगर आप अचीव करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट तक देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई इस वीडियो में मुझे सब कुछ पता चल गया, सारा क्लियरिटी हो गया कि क्या एसएससी सीजीएल है, कैसे तैयारी कर सकते हैं, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, मैं इसलिए बोल सकता हूँ एसएससी सीजीएल के बारे में कॉन्फिडेंटली, क्योंकि मैंने खुद 2 बार एसएससी सीजीएल एग्जाम दिया है और 2 बार, पहली बार में मुझे जो अकाउंटेंट की पोस्ट मिली थी और दूसरी बार जब अटेम्प्ट दिया तो मुझे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट मिला, जो कि अभी सचिवालय में है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से, और मैंने काफ़ी हजारों लाखों लोगों को गाइड किया है इस यूट्यूब चैनल के थ्रू, तो मुझे एसएससी सीजीएल के बारे में इन एंड आउट सब कुछ लगभग पता है कि इसको कैसे तैयारी की जा सकती है, क्या कर सकते हैं। तो ये वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर होने वाला। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एसएससी सीजीएल क्या है। तो एसएससी सीजीएल का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। एसएससी एक कमीशन है जो कि बहुत सारे एग्जाम्स लेती है, उसमें एक एग्जाम होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। इसका नाम ही है ग्रेजुएट लेवल। इसका मतलब इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होती है ना, ग्रेजुएशन चाहिए होती है। आप ग्रेजुएशन कहीं से भी पास हो, किसी भी सब्जेक्ट से पास हो, आपके पास सर्टिफिकेट हो ग्रेजुएशन का, आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है, कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बस आपको पास होना चाहिए। परसेंटेज इसमें मैटर नहीं करता, और कोई भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद इसमें कौन कौन सी वैकेंसी आती है भाई, इसमें लगभग 50 अलग अलग वैकेंसी आती है। 50 से प्लस भी अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की अलग अलग वैकेंसी होती है, अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी होती है। कौन कौन से पोस्ट होते हैं, कुछ फेमस पोस्ट के आपके नाम बता देता हूँ। जैसे कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का नाम सुनेंगे, वो पोस्ट होती है। जीएसटी इंस्पेक्टर होता है, एग्जामिनर होता है, सचिवालय में असिस्टेंट का पोस्ट होता है, फॉरेन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आपका असिस्टेंट का पोस्ट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में असिस्टेंट का पोस्ट होता है, प्रिवेंटिव ऑफिसर का पोस्ट होता है, ऑडिटर का पोस्ट होता है, इसमें टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट होता है। ऐसे करके बहुत सारे पोस्ट होते हैं, और वो पोस्ट डिपेंड करता है आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। अच्छी वाली पोस्ट भी होती है और जो थोड़े से लोअर लेवल वाली पोस्ट भी होती है। अगर आपका रैंक अच्छा आता है तो प्रेफरेंस आपको मांगा जाएगा, प्रेफरेंस भरोगे तो आपको अच्छी वाली पोस्ट मिलेगी अगर रैंक अच्छा आता है तो। अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आता है तो आपको लोअर वाली पोस्ट मिलेगी। हर साल वैकेंसी इसमें कितनी आती है, अप्रॉक्स 15 से 20 हज़ार वैकेंसी हर साल इसमें आती है। ठीक है, तो बहुत अच्छा मौका होता है आपके पास कि 15,000 में से एक सीट आपका होगा। ठीक है, इसमें एज क्राइटेरिया क्या होता है, जो एज क्राइटेरिया आपका होता है 18 से लेकर के 27 साल के भी कुछ पोस्ट होते हैं और 18 से 30 साल वाले भी कुछ पोस्ट होते हैं। तो मैं बताऊंगा आगे कि कौन से पोस्ट में 18 से 30 साल होते हैं और कौन से पोस्ट में 18 से आपका 27 साल होता है। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट होती है। तो देखो, 4 लेवल के इसमें जनरली पोस्ट होते हैं। 5 लेवल का पहले लेवल 8 का भी वैकेंसी आता था, लेकिन अभी लेवल 8 वाले नहीं आ रहे हैं। तो लेवल 7, लेवल 6, लेवल 5 और लेवल 4 के पोस्ट होते हैं। तो सबसे पहले लेवल 7 की पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो लेवल 7 वाले पोस्ट में आपका ये सारे पोस्ट आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। ये सारे पोस्ट लेवल 7 के पोस्ट होते हैं, जिसमें कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है, एक्साइज इंस्पेक्टर होता है, एग्जामिनर का पोस्ट होता है, प्रिवेंटिव ऑफिसर का पोस्ट होता है, सब इंस्पेक्टर इन आपको सीबीआई होता है। ये सारे जो पोस्ट है लेवल 7 की पोस्ट होती है। ठीक है, और इसमें आपको रैंक आपको अच्छा लेकर के आना होता है, तब जाकर के आपको ये वाले पोस्ट मिलते हैं। एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, केंद्रीय सचिवालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट भी लेवल 7 की पोस्ट है। वैकेंसी अलग अलग होती है, डिपेंड करता है कितनी वैकेंसी है और कितना रैंक आपका कट ऑफ अलग अलग जाता है हर साल। अब इसमें जो एज क्राइटेरिया आपका होता है, इसमें एज क्राइटेरिया 18 से 30 साल का होता है। अगर आप 18 से 30 साल के हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी और कैटेगरी के लिए आपका 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलता है। ठीक है, और एसटी एससी के लिए उससे ज्यादा और रिलैक्सेशन मिलता है आपको। और इसमें सैलरी कितनी मिलती है अभी के हिसाब से, अगर आपका दिल्ली में पोस्टिंग होती है तो इसमें जो इनहैंड सैलरी आपको बनेगी लगभग 85,000 के आसपास मिलेगा लेवल 7 वाले में, और ग्रॉस सैलरी जो आपकी बनेगी लगभग 95,000 के आसपास आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा। बहुत सारे बेनिफिट्स और भी मिलते हैं। उसके बाद लेवल 6 की भी कुछ पोस्ट होती है, जैसे कि आपका सब इंस्पेक्टर इन एनआईए की पोस्ट होती है। एक डिविजनल अकाउंटेंट का पोस्ट होता है लेवल 6, बहुत अच्छी पोस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद एक आता है ऑफिस सुपरिटेंडेंट का पोस्ट, जो कि रिसेंटली ऐड हुआ है। ये वाली पोस्ट इस बार बहुत अच्छी वैकेंसी थी, लगभग 6,500 के आसपास इसमें वैकेंसी थी।
और पूरे ऑल इंडिया थी इसकी वैकेंसी थी, मतलब आपके पोस्टिंग इसमें चांसेस था कि आपको अपना होम स्टेट मिल सकता था। तो लेवल 6 की आती है, इसमें आपको जो सैलरी होगा लगभग आपका 70,000 इन हैंड सैलरी बनेगी और जो ग्रॉस है 80,000 के आसपास इसमें मिलेगी। उसके बाद लेवल 5 की भी पोस्ट होती है जिसमें कि ऑडिटर्स आते हैं, अकाउंटेंट्स आते हैं। इसमें आपका जो सैलरी बनेगा लगभग 60,000 के आसपास आपका इन हैंड सैलरी रहेगा। ओके, और उसके बाद आता है लेवल 4 की पोस्ट आती है जिसमें कि आपका यूडीसी का पोस्ट होता है, टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट होता है। ये सारे जो पोस्ट होते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये लेवल 4 के पोस्ट होते हैं जिसमें कि इन हैंड सैलरी आपका लगभग 50,000 के आसपास होता है, ग्रॉस 55-60 के आसपास होता है दिल्ली में। तो ये सारे पोस्ट होते हैं। सिर्फ लेवल 7 वाले जो पोस्ट होते हैं उसमें एज क्राइटेरिया 18 से 30 साल होता है। बाकी उसके नीचे वाले जितने भी लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4 18 से 27 एज क्राइटेरिया होता है। एज रिलैक्सेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट वाले को, कैटेगरी वाले को मिलता है। ओके, अब ये बात हो गई पोस्ट के बारे में। अब थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब। मेनली जो इनका वर्क होता है वो ऑफिशियल वर्क होता है। जितने भी जॉब्स हैं मैक्सिमम ऑफिशियल वर्क वाले हैं। कुछ कुछ जो है पोस्ट होते हैं जिसमें कि आपका फील्ड वर्क भी होता है, लेकिन फील्ड वर्क वाले बहुत कम होते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा होता है क्योंकि हर एक पोस्ट, जितने भी आपको पोस्ट दिख रहे हैं सब में सैटरडे संडे ऑफ होता है। 5 वर्किंग डे होता है, 9 to 5:30 जो है टाइमिंग होता है। अलग अलग स्टेट में थोड़ा सा टाइम वेरी कर सकता है, लेकिन 8 से 8.5 घंटे आपको ऑफिस में देने होते हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस आपका अच्छा होता है। पब्लिक डीलिंग बहुत कम होता है इनमें, ऐसा नहीं कि बैंक के जैसा आपका पब्लिक डीलिंग होता है। तो बहुत कम पोस्ट में ही कुछ कुछ में पब्लिक डीलिंग है, नहीं तो आपका ऑफिशियल वर्क मिलनी करना होता है। और लोकेशन भी आपका काफी अच्छा होता है, या तो दिल्ली में होगा या फिर स्टेट के कैपिटल में इनकी लोकेशन होती है मैक्सिमम पोस्ट की। ठीक है, तो वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बेनिफिट्स भी बहुत सारे आपको मिलते हैं। अब ये हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में सब कुछ बात। अब हम आगे चलते हैं कि भाई इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं। तो देखो, पहले 3 लेवल के एग्जाम होते थे, पहले 4 होते थे। पहले तो प्री होता था, मेंस होता था, डिस्क्रिप्टिव होता था, इंटरव्यू होता था। इंटरव्यू पहले होता था लेकिन इंटरव्यू हटा दिया गया, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव डाला गया जिसमें कि आपको एस्से लेटर राइटिंग होता है। लेकिन अब रिसेंटली डिस्क्रिप्टिव को भी हटा दिया गया। अब सिर्फ प्री और मेंस का पेपर होता है और एक टाइपिंग टेस्ट होता है, उसी से आपका एग्जाम होता है। तो पहले प्री का पेपर होगा, मतलब प्री एग्जामिनेशन, जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, आपका मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके होता है। 25 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, 50 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स होंगे सही करने पे। गलत करोगे तो -0.5 भी होता है। ठीक है, तो एमसीक्यू पेपर होता है 200 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 1 घंटा टाइम दिया जाएगा और इसमें सॉल्व करना होता है। और सारे एग्जाम जो होते हैं कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होता है, ऑनलाइन होता है, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन पेपर हो। पहले ऑफलाइन होता था लेकिन सारे अब ऑनलाइन ही एग्जाम्स होते हैं। जो प्री वाला जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग का मतलब इसका मार्क्स आपका नहीं जुड़ता, जिसमें सिर्फ कट ऑफ क्रॉस करना होता है। प्री एग्जाम दोगे तो एक कट ऑफ बनेगा, सारे कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनता है कि जनरल का इतना कट ऑफ गया, ओबीसी का इतना, ईडब्ल्यूएस का इतना। कट ऑफ को क्रॉस कर लोगे आप मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और जितना जो कट ऑफ का ट्रेंड देखा जाता है तो लगभग जो कट ऑफ होता है जनरल वालों को 140, 150, 200 मार्क्स में होता है। ठीक है, 5-10 नंबर घटाते जाओ तो बाकी कैटेगरी का मार्क्स जो कट ऑफ होता है उतना होता है। आपको यहाँ पे मैं डाल दूंगा 2024 में कितना कट ऑफ गया था, 2023 में कितना कट ऑफ गया था, उससे आपको आइडिया पता चल जाएगा कि कितना इसमें कट ऑफ जाता है। और आपको जो टारगेट करना चाहिए प्री एग्जाम में, मैं बोलूंगा कि अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो तो 160 नंबर आपको टारगेट करना चाहिए और इजिली इतना लेकर के आ भी आप सकते हो। कैसे आप इतना मार्क्स लेकर के आओगे मैं आगे बताऊंगा। जब प्री एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपका 2 से 3 महीने के बाद मेंस एग्जाम होगा। आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, जो पहले आपने फॉर्म भरा उसी से आप मेंस में चले जाओगे। आपका फिर से एडमिट कार्ड आएगा मेंस के लिए। और मेंस एक्चुअल पेपर होता है, ओरिजिनल पेपर यही है, इसी से आपका फेट डिसाइड होगा, इसी से आपका रैंक डिसाइड होगा। और मेंस में भी वही मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं। जैसे कि इसमें पहले 1 घंटे में आपका 30 क्वेश्चन मैथ्स का होगा, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा। 1 घंटे का टाइमर होगा, 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। एक क्वेश्चन को सही करने पे 3 मार्क्स मिलेंगे और गलत करने पे -1 मार्क्स भी आपको मिलेगा। फिर जैसे ही 1 घंटा आपका ओवर हो जाएगा, दूसरे घंटे में 45 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन जीके के होंगे। ठीक है, इसमें भी हर एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलेंगे, गलत करने पे -1 भी आपका मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका हो गया, इंग्लिश का। 45 क्वेश्चन यानी कि 135 मार्क्स का होता है। बाकी 90 मार्क्स का आपका मैथ्स हो गया, 90 मार्क्स का रीजनिंग हो गया, 135 मार्क्स का 135 मार्क्स का इंग्लिश हो गया और 75 मार्क्स का जीके एंड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है। 2 घंटे का पेपर, लेकिन 15 मिनट का एक और पेपर आपका होगा, वो होता है जीके नॉलेज, मतलब कंप्यूटर का नॉलेज का। आपका पावर पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए, आपका रैम, रोम, ये सब का नॉलेज होना चाहिए। शॉर्टकट कीज, कंट्रोल ए से क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनका नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। और इसका मार्क्स नहीं जुड़ता, 20 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स का। ठीक है, और इसका जो है आपका कोई भी मार्क्स जुड़ता नहीं है, लेकिन इसको पास करना जरूरी है। इसमें मिनिमम मार्क्स जो होते हैं जनरल के लिए 18 मार्क्स, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 15 मार्क्स और एसटी एससी बाकी कैटेगरी के लिए 12 मार्क्स। इतना मिनिमम मार्क्स आपको 60 में लेकर के आने हैं। अगर आप इतना नहीं लेकर के आओगे
तो आप आउट हो जाओगे। इसमें भी सही करने पे 3 मार्क्स, गलत करने पे -1 मार्क्स। तो अगर आप कितना भी अच्छा मार्क्स लेके आओ मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके में, लेकिन अगर आप कंप्यूटर में पास नहीं कर पाए, 18 से ज़्यादा नहीं लेके आ पाए, तो आपका 0 मार्क्स मिलेगा, आप फेल हो जाओगे, आउट हो जाओगे। और कुछ कुछ पोस्ट में के लिए जो सीपीटी के पोस्ट होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा कट ऑफ भी बनता है इस कंप्यूटर में। तो उसका कट ऑफ होता है जैसे कि 27 नंबर, 24 नंबर और 21 नंबर जनरली जाता है। 27 नंबर यूआर के लिए कट ऑफ होता है, कुछ कुछ पोस्ट के लिए, कुछ के 24 और कुछ के लिए 21। तो आपको कंप्यूटर में भी आपको मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे, अच्छे मार्क्स, तब जाकर के कुछ कुछ पोस्ट जैसे एसओ, इनकम टैक्स, एक्साइज इंस्पेक्टर, ये सब पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो गए, ठीक है। लेकिन इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है। जैसे ही ये पेपर 2 घंटे 15 मिनट का पेपर ओवर हो जाएगा सेकंड सेशन में, उसके बाद आपका एक कंप्यूटर का टेस्ट होता है, अगले दिन भी हो सकता है इसका कंप्यूटर टाइपिंग का टेस्ट होता है, जिसमें कि आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 15 मिनट में 2000 की डिप्रेशन आपको टाइप करने होते हैं। जो एवरेज स्पीड इसमें माना जाता है वो लगभग आपका 30 वर्ड पर मिनट, 28 वर्ड पर मिनट के आसपास होता है। अगर आपने 28 वर्ड पर मिनट से इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट कर लिया तो आप इसमें पास हो जाओगे। इसमें भी पास करना आपका जरूरी होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। और कुछ सीपीटी पोस्ट के लिए इसमें एक्यूरेसी भी आपको बहुत अच्छा चाहिए होता है, 95% एक्यूरेसी चाहिए होता है, 97%, 92%, 90 से प्लस आपको एक्यूरेसी चाहिए होता है, याद रखना। सीपीटी पोस्ट के लिए 95% से ऊपर, और बाकी के लिए आप जैसे कि 80% एक्यूरेसी चल जाएगा, 75% एक्यूरेसी चल जाएगा, ऐसे होता है। तो कंप्यूटर टाइपिंग भी आपका अच्छा होना चाहिए। और आपको जो मैं बोलूँगा कि कंप्यूटर टाइपिंग में कम से कम 35 का स्पीड अपना मेंटेन करके चलोगे, तब जाकर के आप आराम से वहाँ पे पास कर जाओगे एग्जाम हॉल में। तो ये होता है। उसके बाद फाइनल आपका रिजल्ट आता है, मेरिट लिस्ट आता है, जिसमें कि 390 मार्क्स में आपके जितने भी मार्क्स आए ना, उस पे आपका रैंक डिसाइड करेगा कि आपका कितना रैंक आया। लेकिन उससे पहले प्रेफरेंस भरा जाता है। हाँ, मैं एक चीज भूल गया कि पहले प्रेफरेंस भरा जाएगा। आपको सारे पोस्ट का प्रेफरेंस भरना होगा कि कौन सा पोस्ट आपको पहले चाहिए, कौन सा बाद में चाहिए। प्रेफरेंस भरोगे, उसके बाद फाइनल रिजल्ट निकलता है, और रिजल्ट में आपको पता चलता है कि आपका कितना रैंक आया था और आपको कौन सी पोस्ट मिली है, ठीक है। पहले आपको नहीं पता चलता। और उसके बाद डिपार्टमेंट में जाओगे, सारे डिपार्टमेंट आप में चले जाओगे, और वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, और आपको ज्वाइनिंग मिल जाए। तो ये हो गया सिंपल सारा प्रोसेस। तो ये तो बात हो गई कि कैसे कैसे हम क्या एग्जाम पैटर्न है। अब एक्चुअल बात आती है कि हम इस एग्जाम को निकाले क्या, इसका सिलेबस क्या होता है। तो अब मैं बात करूंगा सिलेबस की। मैं पहले बता चुका आपको कि 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। और ये जो चारों सब्जेक्ट है ना, सिर्फ 10th लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे ऊपर का क्वेश्चन नहीं होता है। लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन के फॉर्म में होता है। एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसको कि टिक करना होगा आपको कौन सा सही ऑप्शन है। तो पहले बात करते हैं मैथ्स की। तो देखो, मैथ्स में अर्थमेटिक और एडवांस 2 तरह के इसमें आपका सिलेबस चैप्टर्स होते हैं। अर्थमेटिक में आपका हो गया परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, आपका एसआई हो गया, सीआई हो गया, एवरेज हो गया। इस तरह के आपके चैप्टर्स होते हैं जो कि ईजी होते हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते। और एडवांस मैथ में आपका अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, पॉलीगॉन्स हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा मोड़ा, और प्रोबेबिलिटी वगैरह भी थोड़ा मोड़ा क्वेश्चंस इजी लेवल वाले पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका मैथ्स का सिलेबस है, और ये मैथ्स का सिलेबस आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। मैथ्स में आपको टारगेट कितना करना चाहिए? देखो, मैथ्स में आप 50 में 50 टारगेट आपको करना चाहिए, क्योंकि मैथ्स में 50 में 50 आराम से लाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ठीक है। और मैं भी 2 बार एग्जाम दिया, दोनों बार मैथ्स में 50 आए। इसके लिए करना क्या होगा, कोई भी एक बैच ले लेना आप, कहीं से भी कोई चीज़ है जो आपसे, जिससे कि आपको अच्छा लगता है, वो बैच ले लो, अपना नोट्स कॉपी प्रॉपर बनाओ, और उसके बाद एक बुक लेना है PYQ चैप्टर वाइज बुक्स। एक चैप्टर कंप्लीट करना, और PYQ जो चैप्टर वाइज बुक्स है वहाँ से आपको सॉल्व करते रहना। अब बुक्स कौन सी करनी है मैथ्स के लिए, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी रिसेंटली मैंने देखा कि ओसवाल बुक्स की जो PYQ बुक्स हैं चैप्टर वाइज, वो आप ले सकते हो। वहाँ पे बहुत अच्छे से सारे एग्जाम जो आए हुए हैं, CGL का, CHSL का, MTS का, सबका लगभग पैटर्न सेम ही होता है। SSC में सारे के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे। जैसे परसेंटेज किया तो परसेंटेज का आपको 300-400 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। टाइम एंड वर्क किया, वहाँ से 300-400 क्वेश्चन जो पहले लास्ट 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर में, 10 साल में आए हुए हैं SSC में, वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे सॉल्यूशन वगैरह ये सब चीज़ें आपको अच्छा मिल जाएगा। तो आप ओसवाल बुक से कर सकते हो, मैथ्स बुक, PYQ चैप्टर वाइज बुक्स, इससे कर सकते हो, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर के इसको बाय कर सकते हो ऑनलाइन, या फिर ऑफलाइन भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप चलते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश का सिलेबस में 3 चीज़ें होती है, ठीक है। एक होता है, याद रखना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा आपका वोकैबुलरी, और तीसरा ग्रामर। तीनों पार्ट होते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है सिर्फ ग्रामर पढ़ लूंगा तो हो जाएगा, सिर्फ ग्रामर से नहीं होगा। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका होता है पैसेज, क्लोज टेस्ट होता है आपका, और पारा जंबल्स होते हैं, मतलब कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये सब आते हैं सिलेबस। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बार बार ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग डालनी है। दूसरा होता है वोकैब्स। वोकैबुलरी का कोई भी आप एक बुक लिख सकते हो, और वहाँ से वोकैब्स को याद करने, आपको कम से कम 3 से 4 हज़ार वोकैब्स याद करने।
और जो एसएससी में पहले ही वोकैब आ चुके हैं उन्हीं सब वोकैब्स को करोगे तो आपको यहाँ से काम चल जाएगा। ठीक है, जिसमें कि सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपका होता है, आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस होता है, आपका मिसस्पेल्ड वर्ड होता है, ये सब वोकैब्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको वोकैब की प्रैक्टिस करनी है ना तो आप एक गोल्डन एजुकेशन ऐप है, यहाँ पे सारे चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। प्ले स्टोर पे सर्च करना गोल्डन एजुकेशन, वहाँ पे आपको एक ऐप मिल जाएगा जहाँ से कि आप सारा कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो और साथ में सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी यहाँ पे फ्री में कर सकते हो। तो गोल्डन एजुकेशन ऐप आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। मैंने बात कर लिया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, उसके बाद बात कर लिया वोकैब्स की। अब चलते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर्स के लिए आप कोई भी यूट्यूब पे भी फ्री मिल जाएगा, आप सर्च करोगे एसएससी सीजीएल ग्रामर, कंप्लीट ग्रामर, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, बहुत सारे टीचर्स की मिल जाएगा, जैसे कि आपको अमन वशिष्ठ का मिल जाएगा, तरुण ग्रोवर का मिल जाएगा। तो वहां से ही आप अपना नोट्स कॉपी प्रॉपर बना दोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब इसको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने एक चैप्टर को पढ़ा और उसका प्रैक्टिस करना है। तो उसके लिए फिर से मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ओसवाल बुक्स, अलग अलग बहुत सारे बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, ओसवाल बुक्स का ही चैप्टर वाइज आपको जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस होते हैं उसको आप सॉल्व कर लेना, बहुत अच्छे से आपका सारा कुछ ग्रामर का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की और लास्ट में जीके चलेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग में आपको क्या करना होता है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, मैंने ये नहीं बताया कि आपको इंग्लिश में कितना टारगेट करना चाहिए। इंग्लिश में भी जो आपका टारगेट होना चाहिए ना 50 में 85 टारगेट होना चाहिए, और इसमें भी अचीव किया जा सकता है। जब टारगेट हाई रखोगे तभी आप 45-47 के आसपास अचीव कर पाओगे। अब रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग में आप 50 में 50 आपको टारगेट करना ही करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसमें 50 में 50 लाते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, याद रखना। ठीक है, और रीजनिंग का सिलेबस सबसे कम है, इसको आराम से क्लियर किया जाता है। देखो रीजनिंग में भी बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं लेकिन इजीली हो जाते हैं, जैसे कि आपका कोडिंग डिकोडिंग होता है, इसमें नंबर सीरीज होते हैं, जिसमें पजल्स होते हैं, इसमें मिरर इमेज होता है, वाटर इमेज होता है। तो वर्बल और नॉन वर्बल दो चीज़ें होती है। वर्बल वाले में जिसमें कि आपको कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, ये सब वाले जो चैप्टर, सिलोगिज्म हो गया, ये सारे डायरेक्शन वाले जो ये सब सारे चैप्टर्स हो गए। नॉन वर्बल में जिसमें कि इमेज के थ्रू अगला पैटर्न कौन सा होगा, वाटर इमेज, मिरर इमेज, आपका ये सब वाले चैप्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, आप देख लेना क्या क्या सिलेबस है और इसके अकॉर्डिंग करना होता है। इसमें क्या करना है, इसमें भी आप किसी टीचर से आप अपना बैच ले सकते हो, जिससे कि आपको अच्छा लगता है। पूरा सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करो, अपना नोट्स कॉपी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद प्रैक्टिस करना है पीवाईक्यू बुक से। बुक्स के लिए फिर से मैं आपको बताऊंगा कि जो ओसवाल बुक्स की रीजनिंग की बुक्स होती है चैप्टर वाइज, वो वाली बुक्स ले सकते हो। वहाँ पे हर एक चैप्टर्स में आपको 200 से 300 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक चैप्टर अच्छे से पढ़ना और उसके 200-300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे सोल्यूशन वगैरह भी आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, तो यहाँ से आप कर लेना। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और जो थोड़ा सा सबसे डिफिकल्ट होता है, जीके। जीके में क्या होता है, जीके में भी वही चीज़ें हैं जो 10th क्लास तक आपने पढ़ी है वही, लेकिन जीके में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, आपका हिस्ट्री होता है, इसका पॉलिटी होता है, इसमें ज्योग्राफी होता है, इसमें बायोलॉजी होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, स्टैटिक जीके होता है, और साथ में करंट अफेयर्स भी। तो इतने सारे चीज़ें आपको पढ़नी होती है जीके। तो जीके में सिलेबस थोड़ा सा वास्ट होता है, इसको कंप्लीट करने में टाइम लगता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो सारे चीज़ें आप पढ़ सकते हो। इसके लिए फिर से बोलूँगा कि अगर आप किसी बुक से पढ़ सकते हो तो एक बुक लेकर के सारा चीज़ वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, तो वहाँ से आप अपना कंप्लीट करना। जैसे लूसेंट वाली बुक्स आती है आप वहाँ से कर सकते हो, कोई और भी बुक्स आती है आप वहाँ से अपना कंप्लीट कर सकते हो। नहीं तो आपके पास, अगर आपके पास टाइम है आप कर सकते हो, तो किसी का एक बैच ले लेना, चुपचाप कंप्लीट जीके का बैच ले सकते हो, और वहाँ से अपना नोट्स कॉपी बना करके अच्छे से कंप्लीट करना। सारे सब्जेक्ट को स्लोली धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाना। एक चीज़ कंप्लीट करो, जैसे हिस्ट्री आपने मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया या फिर मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद आप पीवाईक्यू बुक्स उसको प्रैक्टिस कर लो, और वहाँ से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। बुक्स के लिए फिर से मैं रिकमेंड करूँगा कि ओसवाल बुक्स की आती है पीवाईक्यू बुक्स, उसमें फिर से सारा कुछ मिल जाएगा, आपको ट्रिक्स भी मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो यहाँ से आप कर सकते हो, या फिर अदर कोई भी आपके पास बुक्स लगे कि जो पीवाईक्यू वाली बुक्स है, जो आपके पास ऑलरेडी कोई बुक्स है, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जीके में आपको ये करना होता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा जीके में, लेकिन धीरे धीरे करते जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। तो जीके में आपको ऐसे करना है। उसके बाद होता है एक स्टैटिक जीके का पार्ट, जिसमें कि डैम्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, आपका बहुत सारे पासेस होते हैं, आपका नेशनल पार्क होता है, ये सब चीज़ें, फेमस टेम्पल्स होते हैं, ये सब चीज़ें भी। उसके बाद आता है एक स्टैटिक जीके का पार्ट, जो कि आपको कंप्लीट करना होता है। जैसे कि इसमें स्टैटिक जीके में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डांस फॉर्म्स जो होते हैं उससे पूछा जाता है, इंस्ट्रूमेंट से पूछे जाते हैं, आपके कौन से रिवर्स होते हैं, उनकी हेल्पिंग रिवर कौन सी होती है, सहायक नदियाँ कौन सी होती है, डैम्स कौन कौन से हैं, पासेस कौन से हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है, भारत के पड़ोसी राज्य होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब स्टैटिक जीके में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स भी, लास्ट 2 ईयर्स के करंट अफेयर्स भी आपसे पूछा जाता है, तो करंट अफेयर्स भी आपको देखते रहना है। तो ये सारी चीज़ें आपका जीके में आता है। अब हम चलते हैं आगे की तैयारी शुरू करें तो कैसे करें। जब भी शुरू करो तो याद रखना कि आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि आपको प्री में कितना मार्क्स लाना है और मेंस में कितना मार्क्स लाना है। जब भी टारगेट शुरू करो तो आपको ये भी पता होना कि आपको कौन सी पोस्ट के बारे में टारगेट करना है, कौन सा पोस्ट आपको लेना है।
और कितना रैंक लाना, वहाँ से अब अपनी जर्नी को स्टार्ट करना। सबसे पहले तो एग्जाम एसएससी सीजीएल फिक्स हो गया, उसके बाद कौन सा पोस्ट लाना है, कितना रैंक लाना है, प्री में कितने मार्क्स लाने हैं मुझे, 160 से प्लस होना चाहिए टारगेट, मेंस में कितना आपको लाना चाहिए, तो मेंस में हमेशा मैं बोलूँगा कि 340 प्लस टारगेट आपका होना चाहिए। उसके बाद अपनी जर्नी को स्टार्ट करना। जब जर्नी को स्टार्ट करोगे तो मैं बोलूँगा कि किसी का बैच ले लोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, आराम से वहाँ से अच्छे से आप कर पाओगे अपनी तैयारी विदाउट एनी टेंशन से, इधर उधर भटकना नहीं है। बस बैच में जो भी चीज़ें बता रहे हैं बस उसको फॉलो करते जाना है। या फिर अगर आपके पास फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब से भी मैथ्स खोजोगे, मैथ्स का पूरा आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, इंग्लिश खोजोगे, इंग्लिश का सारा चैप्टर्स मिल जाएगा, रीजनिंग जीके सब कुछ मिल जाएगा, आप खुद से भी तैयारी इसका कर सकते हो। अब जब आगे बढ़ते जाओगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको तैयारी के समय जरूर करना है। एक है मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट रेगुलर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तैयारी कर रहे हो बिना मॉक टेस्ट का आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। आप स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना, ठीक है। आप भले आपका मार्क्स नहीं आएगा, लेकिन जब तैयारी शुरू करते हो तभी से आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना। देखना कि कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ठीक है, और क्यों नहीं बन रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अभी से ही मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना। अभी स्लोली वीक में एक लगाना, लेकिन जैसे जैसे सिलेबस आपका कंप्लीट होता जाए नंबर ऑफ मॉक्स को बढ़ाते जाना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है तैयारी के समय कि आपको रिवीजन करना है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि आगे बढ़ते जाते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने के होड़ में रहते हैं कि बस एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लूं, अपना नोट्स कॉपी खत्म कर लूं। लेकिन सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ उसको अच्छे से रिवाइज भी करते जाओ। पीछे वाले जो भी चैप्टर्स है मैथ के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, जीके के, वोकैब्स के, उसको बीच बीच में रिवाइज करते जाओ। स्पीड थोड़ा कम रखो, लेकिन रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन नहीं करोगे तो आपको बाद में पता चलेगा पूरा सिलेबस कंप्लीट किया लेकिन पीछे वाली कुछ भी चीजें मुझे याद, तो रिवीजन भी आपको करते जाना। याद रखना कि मुश्किलें मिलेगी, रास्ते में बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आपको कठिनाइयां होंगी, आपका मार्क्स नहीं बढ़ेगा, इंप्रूव नहीं होगा, लेकिन आपको अपने टारगेट को फिक्स रखना है कि भाई मुझे इतने मार्क्स लाना और आगे बढ़ते रहना, अपना रिवीजन प्रैक्टिस ये सब करते रहना। आप जरूर अपना जो टारगेट है उसको अचीव करोगे। अब हम चलते हैं आगे, कुछ और भी चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या चाहिए, फिजिकल मेडिकल में क्या होता है और एसएससी सीजीएल का कुछ बेनिफिट्स क्या होता है, वो भी मैं बताने वाला। तो देखो, आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जो चाहिए ना, 10th 12th और ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपको चाहिए होता है और उसका आपका सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो कि सबके पास होता है, वो मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड और आपका जो बेसिक आइडेंटिटी कार्ड होता है वो चाहिए होता है, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी, वो चल जाएगा आपका। कैटेगरी आप किसी से बिलोंग करते हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। बस इतना सारा डॉक्यूमेंट रहेगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ओके। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में होता है। उसके बाद कुछ पोस्ट में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी चाहिए होता है, जैसे कि सीबीआई सब इंस्पेक्टर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर भी होता है, इन सब में कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी चाहिए होता है। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दिया कि कितना फिजिकल स्टैंडर्ड किस किस पोस्ट में चाहिए, तो वो वाला वीडियो देख सकते हो, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कितना चाहिए होता है। बट इसका अभी आप टेंशन मत लो, आप अभी तैयारी शुरू करो, क्योंकि सब में फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं चाहिए होता है, कुछ पोस्ट में फिजिकल स्टैंडर्ड में चाहिए होता है। एसएससी सीजीएल का बेनिफिट बताता हूँ कि एसएससी सीजीएल एग्जाम का बेनिफिट क्या होता है। ये मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में देखा जाए आईएएस आईपीएस वगैरह के बाद तो यही जॉब्स आते हैं, एसएससी सीजीएल के पोस्ट आते हैं, जिसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर वाले पोस्ट होते हैं। तो अगर आप इसको क्रैक करते हो ना, आपका रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है सोसाइटी में, और वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा होता है। कोई बैंक पीओ है और एक एसएससी सीजीएल का पोस्ट है तो ऑलवेज एसएससी सीजीएल का पोस्ट बेटर देन बैंक का जो पीओ होता है उससे होता है। वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होता है, आपका प्रमोशंस वगैरह अच्छे होते हैं, बेनिफिट्स काफी अच्छा मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलता है, ट्रैवल अलाउंस मिलता है, एलटीसी मिलती है, आपको एचआरए मिलता है, आपको सैलरी टाइम पे मिलता है, बहुत सारी चीजें इसमें बेनिफिट्स हैं। एसएससी सीजीएल के बारे में कंप्लीट डिटेल आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। फिर भी आपको एसएससी सीजीएल के बारे में कोई भी अदर डाउट्स है जो आपको लग रहा है कि कंफ्यूजन लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हो, मैं उसको जरूर उसका रिप्लाई करूंगा और आपके इस कंफ्यूजन को दूर करूंगा। और साथ में मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हो और चाहते हो कि गवर्नमेंट जॉब में जाऊं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे मैं स्ट्रेटजी वीडियो भी बनाता हूँ। आपको एसएससी सीजीएल का स्ट्रेटजी भी मिल जाएगा, कंप्लीट स्ट्रेटजी की कैसे मुझे तैयारी करनी चाहिए, कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए, सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। और उसका भी वीडियोस मैंने बना दिया, तो वो भी सर्च कर सकते हो, एसएससी सीजीएल 2026 कंप्लीट स्ट्रेटजी, एसएससी सीएचएसएल कंप्लीट स्ट्रेटजी, सब कुछ आपको वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे गाइडेंस भी मिलता जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं वो सब भी मिलता रहेगा। तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जाम का तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। आई होप कि आपको इस वीडियो से सब कुछ एसएससी सीजीएल के बारे में क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।